बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारे बॉडी के अंदर दो मेन सिस्टम्स हैं, एक है नर्व सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम बाकी जो सिस्टम्स हैं उनके फंक्शंस को या उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। नर्व सिस्टम जो है उसके फंक्शंस लिमिटेड हैं, ये स्पेसिफिक मसल्स और कुछ ग्लैंड्स के फंक्शंस को या उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके एक्शन ब्रॉड हैं, ये बॉडी के हर सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है। और हमने ये भी बात की थी कि जो केमिकल है जिसको मीडिएटर भी कहते हैं, विच इज सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड हार्मोन। तो हार्मोन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे बॉडी के अंदर, विच आई विल डिस्कस ब्रीफली। दो वन मेजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय हार्मोन इज मेटाबॉलिज्म। यू नो, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म भी आता है, कैटाबॉलिज्म भी आता है। एनाबॉलिज्म जो है व्हाट इज एनाबॉलिज्म? जब सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो फ्यूज़ होकर एक कम्प्लेक्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल उनसे बन जाता है विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। और ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जिसकी जब ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू सिंपल यूनिट्स एंड द एनर्जी विच इट हैज़ इज लिबरेटेड, दिस व्हाट कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो इस तरह कुछ हार्मोन जो हैं वो एनाबॉलिक एक्शन में वो एनाबॉलिक एक्शन होते हैं और कुछ जो हैं वो कैटाबॉलिक एक्शन होते हैं। सो टेक द एग्जांपल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है एक मेन एनाबॉलिक हार्मोन है विच डील करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को। जब हम कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो है इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ब्लड की ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जब ब्लड में ज़्यादा हो जाती है और ये ब्लड जब पेंक्रियाज से पास होता है तो पेंक्रियाज में स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनको बीटा सेल्स कहते हैं। तो बीटा सेल्स के ऊपर जो है ग्लूकोज के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ग्लूकोज उनके साथ बाइंड हो जाता है तो बीटा सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं, उसके रिस्पांस में इंसुलिन रिलीज़ कर लेते हैं। ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन जो है ये स्पेसिफिक सेल्स को क्या करते हैं, जैसे सच एज मसल सेल और एडिपोज सेल, ये नेचुरली इम्परमिएबल होते हैं ग्लूकोज के लिए। तो ये इन सेल्स को ग्लूकोज के लिए परमिएबल करता है और ग्लूकोज जो है उन सेल के अंदर लेके जाता है। मेनली हार्मोन का फंक्शन ये है कि उसने ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल पे लाना होता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है तो उसने उसको नॉर्मल लेवल पे लाना होता है। तो इसलिए ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाता है। तो जो मसल सेल्स हैं और एडिपोज सेल्स हैं वो नेचुरली इम्परमिएबल होते हैं ग्लूकोज इनटेक के लिए। तो क्या करता है, इनको परमिएबल करता है। मैं मैकेनिज्म बाद में डिस्कस करूंगा, व्हेन आई विल डिस्कस इन डिटेल द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन कैसे इन सेल जो नेचुरली इम्परमिएबल हैं कैसे इनको परमिएबल करता है। और इस तरह जो है जो हेपेटोसाइट्स हैं, लिवर सेल्स हैं जिनको हेपेटोसाइट कहते हैं, वो नेचुरली परमिएबल होते हैं इन ग्लूकोज के लिए। तो लेकिन इंसुलिन जो है उनकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर लेता है, तो फिर जो है मोर एंड मोर जो है ग्लूकोज जो है लिवर में जाता है। तो जैसे ही ये सेल्स के अंदर चला जाता है, पहले अगर सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये जो है इंसुलिन जो है वो सारे एंजाइम जो हैं उनको एक्टिवेट कर लेता है जो ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अकर हो जाते हैं। और जो बाकी जो ग्लूकोज होता है वो जो है इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन कन्वर्ट करता है उसको ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये फिर स्टोर हो जाता है। इस तरह जो है, जो कि ऑफ कोर्स एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, इस तरह जो है इंसुलिन जो है ये सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल करता है अमाइनो एसिड के लिए। तो अमाइनो एसिड जब सेल के अंदर चले जाते हैं, अब इंसुलिन ने उनको एंगेज भी करना है, जिस तरह उसने ग्लूकोज को एंगेज कर लिया, किसमें, या तो उसकी जो है ग्लाइकोलाइसिस हो गई ग्लूकोज की, और या जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया। इस तरह ये अमाइनो एसिड को भी क्या करता है, उनको एंगेज भी करता है सेल के अंदर। तो ये एक तो सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल कर लेता है, सेल चले जाते हैं, अमाइनो एसिड जो है चले जाते हैं सेल के अंदर। फिर उसके बाद जैसे ही इंसुलिन बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के साथ, तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके रिस्पांस में जो है कुछ जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी जो है इनिशिएट हो जाते हैं। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं और कुछ जीन को रेगुलेट कर लेते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन कर हो जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन के रिस्पांस में मैसेंजर आरएनए बन जाती है। तो जो अमाइनो एसिड अंदर गए होते हैं सेल के अंदर, वो क्या हो जाता है, उस प्रोटीन सिंथेसिस में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो प्रोटीन बन जाता है सेल के अंदर। तो इस तरह
इंसुलिन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है जो कि एक एनाबॉलिक एक्शन है, और जो है ग्लाइकोजन भी बनाता है जो कि अनदर एनाबॉलिक एक्शन है। तो सिमिलरली अगर इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स जो है केमिकल रिएक्शन जो है ज़्यादा होंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, ज़्यादा ग्लाइकोजन बनेगा, ज़्यादा जो है प्रोटीन बनेंगे, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी मोर। अगर इंसुलिन कम है तो ऑफ कोर्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी डिक्रीज्ड। इस तरह कुछ हार्मोन जो हैं वो कैटाबॉलिक इंजेक्शन है, सच फॉर एग्जांपल ग्लूकागान जो है वो एक कैटाबॉलिक हार्मोन है। जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ग्लूकागान रिलीज हो जाता है, और वो जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसको बेक कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज जो है फिर ब्लड में रिलीज हो जाता है। तो मीन टू से that hormones regulate metabolism, mean to say that they regulate the rate of chemical reaction। तो chemical reaction क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या उनको रेगुलेट करते हैं। so means that hormones control rate of chemical reactions। another इसका क्या फंक्शन है हार्मोन का, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट जब डाइजेस्ट हो जाते हैं उनके लिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल होती है। जिस तरह के मैंने बात कर ली कि ग्लूकोज के लिए सेल मेम्ब्रेन जो है मसल सेल की जो मसल सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है। इस तरह एडिपोज टिश्यू जो है उनकी जो सेल्स हैं वो इम्परमिएबल होते हैं। हाँ, इंटेस्टाइन की, लिवर की, किडनी में कुछ सेल्स हैं, ब्रेन में कुछ सेल्स हैं, वो नेचुरली परमिएबल होते हैं ग्लूकोज के लिए, लेकिन मसल सेल और एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स हैं इम्परमिएबल होते हैं। सो इंसुलिन क्या करते हैं, इंसुलिन के लिए परमिएबल कर देता है ग्लूकोज के लिए, और फिर ग्लूकोज जो है अंदर चला जाता है। सो इन दिस वे इंसुलिन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। इस तरह जो है अमीनो एसिड के लिए सेल मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल होती है, फिर जो है इंसुलिन उसके लिए क्या कर लेता है, परमिएबल कर लेता है। इस तरह हमने जो सोडियम आयन है उसके लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है उनके सेल जो है इम्परमिएबल होती है फॉर सोडियम। अल्डोस्टेरॉन उसके लिए क्या कर लेता है, उसके लिए परमिएबल कर लेता है। इस तरह वाटर के लिए जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव कलेक्टिंग डक्ट के जो सेल्स हैं सारी वो इम्परमिएबल होते हैं वाटर के लिए, तो एडीएच क्या कर लेता है, एडीएच उसके लिए परमिएबल करता है। इन सब के बारे में मैं बाद में बात करूँगा सेपरेट लेक्चर्स में, जब यूरिन फॉर्मेशन के बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे जो है अल्डोस्टेरॉन परमिएबल करता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं इनकी मेम्ब्रेन को कैसे परमिएबल करता है, और किस तरह जो है एडीएच जो है कैसे जो है कलेक्टिंग डक्ट के जो सेल्स हैं उनको वाटर के लिए परमिएबल करता है, बट नॉट एट दिस टाइम। सो दिस वाज द अनदर फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम दैट इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अनदर फंक्शंस का क्या है, ग्रोथ है। जिस तरह के मैंने बात कर ली कि इंसुलिन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस को भी रेगुलेट करता है। एज यू नो कि जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है तो सेल ग्रो कर जाता है, सेल का साइज बढ़ जाता है। जब सेल का साइज बढ़ जाता है तो इवेंचुअली द सेल डिवाइड, तो एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब सेल डिवाइड होते हैं, जब इनकी नंबर ज़्यादा होती है तो उसके रिस्पांस में क्या होता है, उसके रिस्पांस में ग्रोथ अक्कर होता है। इस तरह मेन जो हार्मोन है जो ग्रोथ को रेगुलेट करता है वो ग्रोथ हार्मोन है। तो इंसुलिन भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी क्या करता है, ये भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कैसे ये सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है, जब ग्रोथ हार्मोन जो है अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो उसके रिस्पांस में सेल के अंदर एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके रिस्पांस में जो है सर्टन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनिशिएट हो जाते हैं, जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, मैसेंजर ने बन जाते हैं। उसके रिस्पांस में कुछ एंजाइम बन जाते हैं, कुछ प्रोटीन बन जाते हैं जो कि इनिशिएट कर लेते हैं सेल डिवीजन को। तो माइटोसिस अकर हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, सो ड्यू टू विच ग्रोथ अकर। एज यू नो कि अगर डेवलपमेंट के दौरान जब बच्चा पैदा हो जाता है तो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी होती है तो ग्रोथ जो है बच्चा जो है वो ड्वार्फ रह जाता है, ग्रोथ अक्कर नहीं हो जाती क्योंकि माइटोसिस जो है प्रॉपर माइटोसिस नहीं होता है।
इस तरह थायरॉक्सिन जो है वो भी मेन मेटाबॉलिक हार्मोन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नर्व सिस्टम डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर द स्केलेटन डेवलपमेंट। तो अगर थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी है तो ब्रेन नर्व सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो जाता है और बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड होता है और स्केलेटन जो है वो भी इमेच्योर रह जाती है, तो ड्वार्फ हाइट होता है उसका। सो दिस वाज द अनदर फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। रिप्रोडक्शन, which is not mentioned I think so in your book. Hormone also regulate reproduction. You know reproduction कब occur होती है, कब जब when sperm and egg fuse with each other as a result of which zygote is formed, then reproduction start. Mean to say for reproduction the presence of sperm and egg is necessary. अब the formation of sperm, the process with the help of which sperms are produced, this called spermatogenesis, and the process with the help of which egg is produced it is called oogenesis. Two main hormones हैं which are responsible for spermatogenesis and oogenesis. अगर ये दो हार्मोन नहीं है तो ना स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल होगा और ना oogenesis का अमल होगा। इट मीन स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगी और एग नहीं होगा तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं आकर होगा। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये दो हार्मोन नहीं है तो वो क्या होगा, बंदा स्टीराइल होगा, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल नहीं होगा और वो बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा। सो व्हाट आर दोस टू हार्मोन? सो दोस टू हार्मोन्स आर LH प्लस FSH which are secreted by इंटीरियर पिट्यूटरी। तो इन दो हार्मोन के थ्रू जो है नर्व सिस्टम जो है वो रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अगर किसी फीमेल में LH एंड FSH जो है सीक्रेट नहीं होते हैं तो वो फीमेल स्टेराइल होगी। स्टेराइल मीन वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी क्योंकि LH एंड FSH नहीं है, oogenesis का अमल नहीं है, एक फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो रिप्रोडक्शन वो दैट फीमेल विल बी नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग और टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। इस तरह अगर मेल के अंदर नहीं है तो स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल नहीं होगा, सो दैट पर्सन, दैट मेल विल आल्सो बी स्टेराइल। नाउ another function of a hormone is it regulates secretion. What is meant by that it regulates secretion? You know that hormone is secreted usually by certain cell or by gland. तो जब एक ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट कर लेती है, यह हार्मोन जो है ब्लड में एंटर हो जाता है और ब्लड के थ्रू यूजुअली दूसरे ग्लैंड तक जाता है और उसमें उस ग्लैंड में उसके उस हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं ग्लैंड के सेल पर, तो वो अपने रिसेप्टर के साथ बांध कर जाता है, उस ग्लैंड के सेल को एक्टिवेट कर लेता है और उस ग्लैंड से फिर उसके हार्मोन सिक्रेट करता है। और कुछ केसेस में उस ग्लैंड के हार्मोन दूसरे ग्लैंड के हार्मोन ब्लड में एंटर हो जाते हैं, वो जाके ब्लड के थ्रू किसी और ग्लैंड तक या किसी और टिश्यू तक पहुंचते हैं, वहां पर उसके सेल को स्टिमुलेट करता है और उससे उसके हार्मोन पर सिक्रेट करता है। सो दिस द सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ हार्मोन। टेक द एग्जांपल ऑफ हाइपोथैलेमस। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस i.e. hypothalamus secrete a hormone which is called GnRH. ये GnRH हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये ब्लड में एंटर हो जाता है और ब्लड के थ्रू जो है ये इंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच जाता है और इंटीरियर पिट्यूटरी में इस हार्मोन के इंटीरियर पिट्यूटरी के जो सेल्स हैं इन पर उस पर इस हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं, ये अपने रिसेप्टर के साथ बांध कर जाता है और उनको एक्टिवेट करता है। इन रिस्पांस द इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज द टू हार्मोन LH एंड FSH। LH प्लस FSH, ये LH एंड FSH फिर अगेन ब्लड में एंटर हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाते हैं गोनेड्स को। यू नो मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस एंड फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओरीज। फिर गोनेड्स में ये क्या करते हैं, ओरी के अंदर ये oogenesis के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं और टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं और उसके रिस्पांस में जो है फिर एस्ट्रोजन, जब oogenesis का अमल होता है उस दौरान एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होता है और टेस्टिस से जो है टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है। सो दिस वाज द सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। Another function of endocrine system, it also regulate the blood pressure. You may say these are the minor function of endocrine system कि ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। मीन टू से ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है।
कैसे डिक्रीज करता है? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो ऑफ कोर्स ये मोर प्रेशर अप्लाई करता है ऑन द ब्लड वेसल्स एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम जब ज़्यादा हो जाता है, जो दो हार्ट के जो दो अपर चैम्बर्स हैं जिसको एट्रिया कहते हैं, तो एट्रिया के वाल जो हैं ये ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। जब ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं तो दे स्टार्ट टू रिलीज अ हार्मोन known as ANP. So when blood pressure rises because of increase in volume of blood, so as a result क्या हो जाते हैं, एट्रियल, क्योंकि अब एट्रिया में जब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो एट्रिया में ज़्यादा ब्लड आएगा, उसकी वजह से एट्रिया के वाल क्या हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। जब ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं तो स्पेसिफिक सेल्स हैं एट्रिया के वाल में जो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो इन रिस्पांस क्या करते हैं, वो इन रिस्पांस ANP हार्मोन रिलीज करते हैं। एट्रियल वॉल स्ट्रेच, जब स्ट्रेच हो जाते हैं देयर इज हार्मोन नोन एज ANP. ANP नॉट स्टैंड फॉर अवामी नेशनल पार्टी. A means atrial, N means natriuretic, P means peptide. So atrial natriuretic peptide hormone is released by atrial wall. ये ANP हार्मोन क्या करता है, इसने ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना है। कैसे डिक्रीज करना है? एक तो ये वेजोडाइलेशन काज कर लेता है। जब वेजोडाइलेशन काज हो जाती है, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होता है तो ये मोर ब्लड को इस वॉल्यूम को एकोमोडेट कर लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अनदर ये क्या करता है, किडनी के लेवल पर भी ये काम करता है। किडनी में जो डिस्टल कनवोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम यूजुअली होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। तो ये क्या करता है, ANP हार्मोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर लेता है। यू नो, जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो सोडियम जब एंटर होता है, पास होता है फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ डिस्टल कनवोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो उसके साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है। तो जब वाटर रीअब्जॉर्ब होता है तो ऑफ कोर्स ये वाटर सोडियम ब्लड में जाते हैं, तो जब वाटर मोर एंड मोर वाटर एंटर आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द किडनी, ऑफ कोर्स इट एंटर इनटू द ब्लड ड्यू टू व्हिच ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर फर्दर इंक्रीज। तो ये ANP हार्मोन क्या करता है, ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर लेता है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी इनहिबिट होगी, तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? ऑफ कोर्स ये ब्लड तो फिल्टर होता है किससे, किडनी के थ्रू, और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो किडनी में जाता है और उससे यूरिन बनता है। और रीअब्जॉर्प्शन ANP हार्मोन क्या करता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर लेता है। जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर की कंसंट्रेशन जो है ब्लड में कम हो जाती है और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है इस तरह कम हो जाता है। आई विल टॉक इन डिटेल दैट हाउ ANP decrease the blood pressure when I will talk about blood pressure or urine formation. However, I think so I'm clear now that how ANP hormone decrease the blood pressure. Again, जब एट्रियल वॉल स्ट्रेच हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो ये ANP हार्मोन रिलीज कर लेते हैं। ये ANP हार्मोन जो है क्या करते हैं, ये वेजोडाइलेशन काज कर लेते हैं और वेजोडाइलेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है वो एकोमोडेट हो जाता है। और दूसरा फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, ये किडनी में जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होती है उसको इनहिबिट करता है। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाती है, ऑफ कोर्स वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी इनहिबिट हो जाती है। तो इस तरह ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है। Another function, it also help in RBCs production. ये RBCs production में help करता है। How it help in RBCs production? किडनी में specific cells हैं which are sensitive to the quantity or the number of RBCs in the blood. जब ब्लड में RBCs की कंसंट्रेशन कम हो जाती है या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, so these cells are then activated and these cells in response produce a hormone which is called erythropoietin. So erythropoietin, kidney, right, when RBCs concentration decrease, it is sensed by some specific cells in the kidney, then kidney in response secrete a hormone known as erythropoietin. This erythropoietin through the blood reach to the
रेड बोन मेरो। जो आरबीसीज हैं वो रेड बोन मेरो में बनते हैं, जो ऑन द टिप ऑफ एट द टिप ऑफ द बोन प्रेजेंट होते हैं। तो इस रेड बोन मेरो में क्या प्रेजेंट होते हैं? इस रेड बोन मेरो में हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। ये एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है? इन हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को स्टिमुलेट कर लेता है। एज ए रिजल्ट दे डिवाइड। जब वो डिवाइड हो जाते हैं, सो इन रिस्पॉन्स दे प्रोड्यूस व्हाट? दे प्रोड्यूस द आरबीसीज। तो इस तरह आरबीसीज की कंसंट्रेशन ब्लड में दोबारा ज़्यादा हो जाती है। सो एरिथ्रोपोएटिन कहाँ पे पहुंचता है? एरिथ्रोपोएटिन रेड बोन मेरो और रेड बोन मेरो में किसको? हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट कर लेता है। दिस हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल इन रिस्पॉन्स दे डिवाइड हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस व्हाट? एंड प्रोड्यूस आरबीसीज। अनदर इनका फंक्शन है हार्मोन्स का, इट रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। यू नो, जब ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सो इन रिस्पॉन्स इट इज सेंस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी एक ग्लैंड है जिसके 3 मेन पार्ट हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको एडीएच हार्मोन कहते हैं। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर ऑन व्हेन आई विल टॉक अबाउट इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इट्स फंक्शन इन डिटेल। सो जब पोस्टीरियर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है ब्लड में, सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स हार्मोन रिलीज करती है, इसको एडीएच कहते हैं। एडीएच फिर क्या करता है? एडीएच एक डिस्टल अंडर सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट, लेट मी ड्रा अ स्मॉल डायग्राम। लेट्स सपोज दिस इज द nephron, this is the proximal convoluted loop of Henle and ascending loop of Henle, distal convoluted tubule open into the collecting duct. This is the collecting duct. तो यहाँ पे here are the cells of collecting duct. So ADH जो है क्या करता है? Here are specific receptors of ADH on the cells of this distal convoluted tubule. So ADH come and it bind with its receptor. In response, these cells become permeable for water, and water is reabsorbed and enter back into the blood, as a result of which blood volume जो है, वाटर की कंसंट्रेशन जो है या ब्लड वॉल्यूम जो है मेंटेन रहता है। सो इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। सो अल्डोस्टेरॉन जो है, लेट्स सपोज अल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर। तो जब ब्लड पे सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है, सो अल्डोस्टेरॉन कम एंड इट बाइंड विद इट्स रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन the cells of distal convoluted tubule, and it made permeable the cells of distal convoluted tubule for sodium ion. तो सोडियम आयन यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है एंड एंटर बैक इनटू द ब्लड। तो इस तरह ये सोडियम की कंसंट्रेशन को क्या करता है? मेंटेन रखता है ब्लड के अंदर। So these were all the general function of endocrine system. आपके बुक में आई थिंक सो एक है मेटाबॉलिज्म, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, तीसरा है आई थिंक सो ग्रोथ, एंड अनदर वन इज सिक्रीशन, बट ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट glands, that what is gland and what are its types. Class finish.